बच्चों के कॉमन लिहाज क्वेरीज, मैम 80 मार्क्स का अटेम्प्ट कराए पास हो जाऊंगा क्या? मैम 95 का अटेम्प्ट कराए तो कितने मार्क्स आ जाएंगे? और ये कॉमन क्वेरीज बहुत ज़्यादा नंबर्स में हमारे पास आती हैं। आप हमारे सेशंस में भी देखते होंगे, बच्चे जनरली यही क्वेश्चन पूछते हैं। क्यों ऐसा होता है आखिर कि आपने 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करा है फिर भी ऐसा हो जाता है कि 40 भी नहीं आए, और उसी पेपर में सेम क्वेश्चन पेपर एक बच्चे ने पेपर अटेम्प्ट करा और उसके 70 प्लस आ गए? तो कुछ तो डिफरेंस होगा ना, कुछ तो कमी आपने की होगी ना, कोई तो तरीका होता होगा पेपर को आंसर करने का जो आपने फॉलो नहीं किया है, इसलिए 100 में से 40 भी नहीं आ पाए, राइट। तो आज के वीडियो में हम सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, वो अच्छी बातें जो इस बच्चे ने फॉलो करी और 100 में से 70 स्कोर किया है, और वो गलतियाँ जो इस बच्चे ने भी करनी है या आपको भी नहीं करनी है एग्जाम में, राइट, ताकि आप अपना जितना भी पेपर लिख के आओ उसमें से मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल पाए, राइट। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करना है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द पेपर डिस्कशन। और ये पेपर है हमारा सितंबर 2024 की आंसर शीट, जो कि एक्चुअली में थोड़ा सा टफ पेपर था, लेंदी पेपर था। स्टिल उस बच्चे ने उस पेपर में 70 मार्क्स स्कोर करे हैं। चलिए देखते हैं ऐसा क्या किया है। अच्छा, इस पेपर में बच्चे ने एक स्मार्ट ट्रिक भी लगाई है, मैं वो ट्रिक भी आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है, कि अगर आप ऐसे फंस जाओ तो आपको क्या करना चाहिए, जैसा इस बच्चे ने किया है वैसा ही, ठीक। चलो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बच्चे को हर क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिले हैं, राइट। एज यू कैन सी, बच्चे को क्वेश्चन नंबर 1 में मिले हैं 20 में से 8.5 मार्क्स, जो कि बहुत कम है। सबसे कम मार्क्स इसी क्वेश्चन में मिले हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में मिले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में 20 में से 14 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 में 20 में, क्वेश्चन नंबर 3 तो अटेम्प्ट ही नहीं किया है बच्चे ने, ऑप्शन में लीव किया है। क्वेश्चन नंबर 4 में 20 में से 15.5, 5 में 16.5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चे को मिले हैं अगेन 15.5। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 में तो सेम ही नंबर है। क्वेश्चन नंबर 1 में उसे मिले हैं 8.5, ठीक है। और इस बच्चे के सबसे कम मार्क्स क्वेश्चन नंबर 1 में, इसका मतलब उसे सबसे कम अच्छी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आता था। सबसे पहली चीज़ जो हम कहते हैं कि आप सबसे पहले वो क्वेश्चन करो जो आपको आता है, और सबसे लास्ट में वो क्वेश्चन करो जो आपको सबसे कम आता है, वो चीज़ फॉलो करी है। क्वेश्चन नंबर 1 इवन दो वो मैंडेटरी था, वो सबसे लास्ट में किया है, क्योंकि उसे पता था कि मुझे ये सबसे कम अच्छी तरीके से आता है। तो सबसे पहला टिप, सबसे पहले वो चीज़ करनी है, वो क्वेश्चन करना है जो आपको सबसे अच्छी तरीके से आता है, राइट। और बच्चे ने वही किया है। बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करा है, राइट, जिसमें उसे मिले हैं 15.5 आउट ऑफ 20 एंड बिलीव मी दिस इज़ अ वेरी गुड स्कोर। आइए देखते हैं बच्चे का क्वेश्चन नंबर 4। और जो हम सारी बातें बताते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन में, बच्चे ने सब कुछ प्रॉपरली फॉलो किया है। दिस इज़ द फर्स्ट शीट, बच्चे ने प्रॉपरली सारी चीज़ें फॉलो करी है। अपना कोर्स का नाम लिखा है, पेपर नंबर लिखा है 2, पेपर का नाम लिखा है। बच्चे ने 5 एडिशनल शीट्स यूज़ करी हैं, तो +5 करके उसने शो कर दिया है कि मैंने 5 एडिशनल शीट्स यूज़ करी हैं। उसके बाद ये आपको एक टेबल फिल करना होता है, जहाँ पे कौन कौन सा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करा है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 3 लीव किया है, 1, 2, 4, 5, 6 अटेम्प्ट करे हैं, तो उसने 1, 2, 4, 5, 6 के आगे टिक कर दिया। ये आपको करके आना होता है, क्लियर है। चलिए, इस पेज पे आपको कुछ नहीं करना होता है, इंस्ट्रक्शंस पढ़नी होती हैं। एक बार आप इंस्ट्रक्शन इसको पढ़ लेंगे। ब्लैक पेन से लिखना होता है आपको पूरा पेपर, ठीक है। ये तो बॉक्स के लिए लिखा है कि अगर आप बॉक्स को हाईलाइट कर रहे हो तो इससे कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन यूज़ करना होता है अपने एग्जाम में। आइए क्वेश्चन नंबर 4A1। पहली चीज़ हम कहते हैं क्वेश्चन का नंबर बीच में लिखो, बच्चे ने सेंटर में लिखा है, मार्जिन में नहीं लिखा है। दूसरी चीज़ हम कहते हैं प्रॉपर आप हेडिंग देके आंसर लिखो। केस बेस्ड क्वेश्चन है, हेडिंग देंगे प्रोविजन, ठीक है। कुछ बच्चे प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस, कंक्लूजन लेते हैं, जो कि ज़्यादा सही है। आप प्रोविजन और एनालिसिस कंक्लूजन करके भी कर सकते हो, बट स्टिक टू वन फॉर्मेट, प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस, कंक्लूजन, ठीक है। आइए, इस बच्चे को 4A1 में मिले हैं 3 नंबर, 4 में से 3 नंबर मिले हैं। बच्चे ये क्वेश्चन रिलेट करता था, रिलेटेड टू फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, एक केस बेस्ड क्वेश्चन था जिसको उसने प्रॉपर्ली फॉर्मेट में आंसर किया है। सबसे पहले उसने प्रोविजन बता दिया है रिगार्डिंग फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, एंड जैसा हम कहते हैं कि जो प्रोविजन आप लिखते हो थोड़ा सा उसका बेसिस लिखो। तो बच्चे ने सीधा फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स में डू दिस, डू में डू दैट और ये सब नहीं लिखा। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स का मतलब बताया है, देखो, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक पर्सन जो गुड्स को ढूंढता है जो उसके नहीं है उसे फाइंडर बोलते हैं। फिर फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स की ड्यूटी बताई है क्योंकि ये यूज़ हो रही हैं। अब आप देखो हर पॉइंट के बीच में उसने लाइन छोड़ी है,
और हर पॉइंट के कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया है। कीवर्ड को अंडरलाइन करने का फ़ायदा मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, प्रॉपर केयर ऑफ गुड्स, फाइंडर की ड्यूटी होती है नॉट टू अप्रोप्रिएट द गुड्स, एंड फाइंडर की ड्यूटी होती है टू रिटेन द गुड्स अंटिल ट्रू ओनर इज फाउंड। मतलब आप उसे यूज़ नहीं, सेल नहीं कर सकते हो, बेसिकली यूज़ नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो लाइन क्या लिखी है, रिटेन द गुड्स अंटिल ट्रू ओनर हिज फाउंड। गलती से उसने इसकी जगह हिज लिख दिया, लेकिन उसने कीवर्ड्स अंडरलाइन करे थे, तो एग्जामिनर को यहीं पे दिखा बस, और यहीं पे उसको नंबर मिल गया, टिक हो गया मार्क्स, पॉइंट। समझ रहे हो? तो कभी कभी ऐसे कीवर्ड अंडरलाइन करने से क्या होता है, कुछ माइनर आपकी मिस्टेक होती है, वो हाइड भी हो जाती है। अभी लिखते लिखते हो गया यार, इसको हिज लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी ना इसमें, कोई बात नहीं। आइए, कोई मेजर फॉल्ट नहीं है, स्टिल अंडरलाइनिंग की पावर मैं आपको दिखा रही हूँ। आई एम श्योर कि मेरे बताने से पहले आपने भी नहीं देखा होगा, है ना। आइए, आगे उसने लिखा है कि अगर ट्रू ओनर को अगर ट्रू ओनर मिल जाता है और वो एक्सपेंसेस को रीपेमेंट करने से मना कर देता है, तो जो फाइंडर है वो स्यू नहीं कर सकता है ट्रू ओनर को, पर वो गुड्स को रिटेन कर सकता है जब तक प्राइस पे नहीं होते हैं। करेक्ट लिखा है, इसके भी उसको करेक्ट मार्क्स मिल गए हैं, टिक कर दिया है एग्जामिनर ने। उसके बाद फैक्ट ऑफ द केस में आप थोड़ा क्वेश्चन लिख दोगे। यहाँ पे फैक्ट ऑफ द केस में हम लिख देंगे, बच्चे ने फैक्ट ऑफ द केस अलग से हेडिंग नहीं दिया है, पर आप अलग से हेडिंग देके फैक्ट लिख दोगे, और इतना लंबा चौड़ा फैक्ट ऑफ द केस लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में करके लिख दोगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम और आपका सेव हो जाएगा। बच्चे की राइटिंग स्पीड अच्छी है, उसने पूरा पेपर टाइमली अटेम्प्ट कर लिया है। आपकी अगर राइटिंग स्पीड थोड़ी स्लो है, मेक श्योर आप फैक्ट को समराइज करके लिखो। उसके बाद अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे। बच्चे ने कंक्लूजन कैसे लिखा है, अकॉर्डिंग टू अबव प्रोविजन एंड एनालिसिस, जैसा हम अपने प्रैक्टिस सेशन में आपको बताते हैं। हमने राइटिंग प्रैक्टिस करी है हर चैप्टर की, हर यूनिट वाइज, जहाँ पे हम आपको यही टिप्स बताते हैं। बच्चे ने सारी चीज़ें फॉलो करी हैं, कैसे आपको आंसर करना है, बीच में स्पेस छोड़ना है, पैरा पॉइंट्स लिखने हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने हैं, नया क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करना है, बच्चे ने सब कुछ फॉलो किया है, राइट। तो अगर आप ये राइटिंग प्रैक्टिस सेशन देखना चाहते हो, जहाँ पे हमने डेली बेसिस पे आपके साथ यूनिट वाइज क्वेश्चंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करा है, ठीक है, तो उसकी प्लेलिस्ट हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ से आप देख सकते हो, राइट। चलिए, बच्चे ने कैसा लिखा है, राघव ऑन बीइंग अ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स कैन नॉट गिव द रिस्ट वॉच टू हिज सन, कैन नॉट गिफ्ट, दैट वाज द आंसर। उसने अंडरलाइन कर दिया, यही पूछा था, कर सकता है कि नहीं, बता दिया नहीं कर सकता, और अंडरलाइन करके बता दिया। एग्जामिनर ने यहीं देख के यहीं पर टिक दे दिया, ठीक है। अगला, माधव कैन नॉट बी स्यूड। अब यहाँ पे उसने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, आंसर करेक्ट है, पर यहाँ पे क्या किया, एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो गया, क्योंकि बच्चे ने घुमा के लिख दिया थोड़ा सा। सिंपल ये लिखना था कि राघव कैन नॉट स्यू माधव फॉर रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन लिखनी थी, राघव कैन नॉट स्यू माधव। बच्चे ने भी यही लिखा है, माधव कैन नॉट बी स्यूड, पर घुमा के लिख दिया। हम आपको कहते हैं टू द पॉइंट, सीधी सीधी बात लिखो, वरना एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा। और वही हुआ यहाँ पे बच्चे के साथ, फालतू में उसका एक नंबर यहाँ पे कट हो गया। तो आपको क्या करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज लिखनी है, घुमाने की कोशिश मत करो। एक लाइन को 4 लाइन में बना के लिखोगे तो एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे। आप देख रहे हो, सिर्फ इस बात के नंबर उसको मिले हैं, सिर्फ उस बात के नंबर मिलते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। तो घुमा घुमा के नहीं लिखना है, तो ये पहली मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है। इस पेपर में हम ये सीखेंगे क्या करना है, और ये भी सीखेंगे क्या नहीं करना है। थर्ड पॉइंट, यस राघव कैन रिटेन द रिस्ट वॉच, बिल्कुल, क्यों, फॉर रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस, थोड़ा सा और यहाँ पे वो या अंटिल एक्सपेंसेस आर पेड फॉर, ऐसा लिख सकता था थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं, आंसर को उसने हाईलाइट कर दिया है। एंड डी पॉइंट में नो राघव कैन नॉट सेल द वॉच, उसने क्लियरली बता दिया, समझ गए। बाकी सारे पॉइंट ठीक है, एक उसके नंबर कट गए हैं। और बच्चे ने लॉफुल एक्सपेंसेस, जो वाला पॉइंट था कि आप रीसेल कब कर सकते हो, जब लॉफुल एक्सपेंसेस आपके एक लिमिट से ज़्यादा होंगे, ठीक है, 2/3 ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स से ज़्यादा होंगे, या पेरिशेबल गुड्स होगा तभी बेच सकते हो। तो ये सब ना लिखने के, ये पॉइंट ना लिखने के उसके 1 मार्क्स कट हुए हैं, अदरवाइज बाकी उसे 4 में से 3 नंबर यहाँ पूरे पूरे मिल गए हैं, ठीक है। तो जो पॉइंट आपने नहीं लिखा है, ठीक है, उसके मार्क्स कट हो गए हैं। तो आपको पूरा प्रोविजन लिखना होता है, बच्चे को ध्यान नहीं आया है, कोई बात नहीं, उसने नहीं लिखा तो बाकी नंबर मिल गए हैं। तो कभी भी ये मत सोचो कि पूरा मार्क्स जाता है क्वेश्चन में, स्टेप मार्किंग में जो बातें आपने करेक्ट लिखी है उसके आपको नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4A2। हर सब पार्ट नए पेज से स्टार्ट है। आप देख रहे हो, हर सब पार्ट नए पेज से स्टार्ट है, बच्चे ने यहाँ से स्टार्ट नहीं किया,
अब बहुत बच्चे पूछते हैं मैम ऊपर के 2-4 लाइनें फिल हुई है, यहीं से स्टार्ट कर देता ना, नीचे देखो कितनी स्पेस है। नो, कितनी अच्छी चीज़ है कि बच्चे ने यहाँ से स्टार्ट किया है। कोई भी क्वेश्चन गलती से भी अनचेक नहीं रहेगा उसका। जब आप हर क्वेश्चन को एक अलग से पेज से स्टार्ट करते हो, आपका क्वेश्चन अनचेक रहने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं। ठीक है, बच्चे ने नए पेज से स्टार्ट किया है, नया सब पार्ट भी, और 4A2 क्लियरली लिख के, ऐसा नहीं है कुछ बच्चे क्या करते हैं बस सेकंड लिख देंगे। क्यों, पूरा क्वेश्चन का आंसर का नंबर लिखो ना। ठीक है, चलिए अगेन उसने फॉर्मेट में लिखा है पूरा, टाइम इज द एसेंस अंडरलाइन किया है। ठीक है, रीजनेबल टाइम में होना चाहिए अंडरलाइन किया है, सारी बातें उसने प्रॉपर्ली यहाँ पे लिख दी है। अदरवाइज रेप्यूडिएट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, सारी बातें लिखी हैं फॉर्मेट में। अच्छी बात क्या है, नो बड़े बड़े पैराग्राफ्स। कंक्लूजन भी लिख रहा है, 2 पॉइंट का कंक्लूजन है, तो दोनों अलग अलग लिखे हैं विद सफिशिएंट स्पेस इन बिटवीन। यहाँ पे बच्चा रॉन्ग हो गया, उसके उतने मार्क्स कट गए, जो करेक्ट था उसके नंबर मिल गए। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे आ जाते हैं। अगेन 4B1 बच्चे ने अटेम्प्ट करा है, सेम तरीके से अंडरलाइनिंग, हर क्वेश्चन में बच्चे ने कंसिस्टेंसी रखी है। आप बच्चे का पेपर देखो, फर्स्ट से लेके लास्ट क्वेश्चन तक बच्चे ने कंसिस्टेंसी रखी है इन हैंडराइटिंग, इन अंडरलाइनिंग, इन फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो उसने तसल्ली से पेपर किया है, ये देख के ही पता लग रहा है। राइट, अच्छा एक चीज़ और मुझे बतानी है यहाँ पे आपको, जो भी आप क्वेश्चन उठाते हो उसको एक साथ सारे सब पार्ट्स करो, सारे पार्ट्स। 4 उठाया है तो 4A का 1 और 2, B का 1 और 2, C का 1 और 2 सब एक साथ करोगे। 4A कर दिया, फिर 5B कर दिया, फिर 6C कर दिया, ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, बच्चे ने यही फॉलो किया है। ऐसा अगर आप करते हो ना कि बीच बीच में से क्वेश्चंस और पार्ट्स कर रहे हो, पहली बात तो इंस्टीट्यूट भी आपको बोलता है कि सारे सब पार्ट एक जगह पे करो। दूसरी चीज़, देयर आर वेरी वेरी हाई चांसेस कि आपका कोई क्वेश्चन अनचेक्ड रह जाए, अनमार्क्ड रह जाए, तो ऐसा मौका ही नहीं देना है। आपको अपना पेपर एग्जामिनर फ्रेंडली रखना है। ठीक है, क्लियरली इस तरीके से बातें लिखो, एग्जामिनर को सारी बातें दिखें, आपका क्वेश्चन नंबर पहले दिखे, पेज पलटते ही पहले दिखना चाहिए क्वेश्चन नंबर। ठीक है, चलो अच्छा एक चीज़ और, बच्चे ने कहीं भी ओवर राइटिंग नहीं की है। ओवर राइटिंग समझते हो, जैसे मान लो इसी को ये पर्सन लिखा हुआ था, उसको कट करके या उसी के ऊपर ऊपर दूसरा वर्ड लिख दिया, नहीं। ठीक है, अगर मान लो मैं ऐसा करती, पर्सन पूरा नहीं लिखते, एक काम करती, मान लो मैंने पर्सन लिखा, फिर मुझे याद है अरे चेक लिखना था, चेक, ऐसा नहीं करना है। ओवर राइटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, गलती हो गई है कट करके साइड में लिख दो। एक पैराग्राफ में बहुत ज़्यादा कटिंग हो गई है, कट करके नीचे दोबारा लिख दो उस पैराग्राफ को। ठीक है, चलिए अंडरलाइनिंग करते चलना है। ठीक है, बच्चे ने यहाँ पे पूरा सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखा है, सारी बातें लिख दी हैं, सब कुछ करेक्ट होता चला गया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन ध्यान से देखो, आपका क्वेश्चन था ऑल चेक्स आर बिल्स बट ऑल बिल्स आर नॉट चेक। बच्चे ने पहले उस स्टेटमेंट को लिखा, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बताया, और फिर बताया चेक में वो क्या अलग बातें हैं जिससे चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस आता है। एक प्रॉपर प्रोसेस में आंसर किया है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए लास्ट में बच्चे को ये कंक्लूजन लिखना चाहिए था। यहाँ पे एक कमी है जो आपको लिखनी चाहिए, क्या लिखोगे? दस वी कैन से दैट, फाइनली अपना कंक्लूड कर दो आंसर। ठीक है, कि ऑल चेक्स आर बिल्स बट ऑल बिल्स आर चेक्स बट ऑल चेक्स आर नॉट बिल्स, जो भी आपका कंक्लूजन है वो आप यहाँ समराइज करके लिख दोगे। ठीक है, ऑल चेक्स आर बिल्स बट ऑल बिल्स आर नॉट चेक्स, या आप 10 वी कैन से दैट करके कंक्लूड जरूर करना है एट द एंड। समझ गए? चलिए नेक्स्ट बच्चे ने एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट के बारे में लिखा है, एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी कंस्ट्रूड इधर एज प्रॉमिसरी नोट और एज बिल ऑफ एक्सचेंज, उसे हम एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। होल्डर का अपनी मर्जी होती है वो कैसा ट्रीट करता है। एक बार आपने उस ऑप्शन को यूज कर लिया, नाउ यू कैन नॉट बैक आउट। तीनों बातें बच्चे ने अलग अलग लिखी हैं, एक बड़े से पैराग्राफ में नहीं लिख दिया है सब कुछ। 3 पॉइंट थे, तीनों को पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखा है। नंबरिंग नहीं करनी है, वो भी मैं अभी आपको कहती हूँ, ABC नंबरिंग नहीं करनी है आपको, नो नीड। बस एक हर फुल स्टॉप के बाद जब एक नई बात बता रहे हो उसे नई लाइन से लिख दो, दैट्स इट, हो गया पैरा पॉइंट्स, हो गए, बन गए पैराग्राफ, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो अभी से ही अपनी प्रैक्टिस में इस बात की हैबिट बना लो। उसके बाद अपना डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन को तो आप एज इट इज स्टार्ट कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 4C, टाइप ऑफ लॉज, बच्चा लिखता चला गया, इसको भी वो पॉइंट्स में लिख सकता था,
ठीक है, पर यहाँ पे उसने पूरा लिख दिया एक साथ, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो आप, हर लाइन के हर फुल स्टॉप के बाद उसने अलग लाइन से लिखा है, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, तो जहाँ भी है आप एग्जाम्पल भी दो। बहुत लेंथी एग्जाम्पल नहीं देने, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक दो एग्जाम्पल जहाँ आप दे सकते हो, आप एग्जाम्पल भी ज़रूर दे के चलेंगे। तो ये थी बच्चे की पूरी प्रेजेंटेशन। फिर बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करा, 5A1, ठीक है। और देखो कोई कटिंग भी हुई है तो अलग से शुरू कर दिया उसको, ऐसा नहीं है कि कटिंग को मिक्स कर दोगे, खिचड़ी बना दोगे वहाँ पे, नहीं, ठीक है। 5A1 उसने अटेम्प्ट करा, आगे देखो 5A2 अटेम्प्ट करा, देख रहे हो आप, सीरीज वाइज वो अटेम्प्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 उठाया तो पूरा क्वेश्चन नंबर 5 एक बार में कंप्लीट कर रहा है। टू द पॉइंट, क्रिस्प बात लिखी है। द सेलर कैन स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। यहाँ पे बच्चे को बस थोड़ा सा अनपेड सेलर के बारे में डेफिनेशन देनी चाहिए थी, ठीक है, आप दे दोगे। मे भी उसके पास टाइम कम होगा, नहीं तो बच्चा बैकग्राउंड देता आ ही रहा है, ठीक है। सेलर अनपेड होना चाहिए, गुड्स ट्रांजिट में होना चाहिए, गुड्स का पार्टेड हो गया हो, पोजेशन का, बायर इंसॉल्वेंट हो जाए, एंड सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एक्ट। एक्ट में कुछ और लिखा है तो अलग बात है। सारे पॉइंट्स उसने कीवर्ड्स के साथ अंडरलाइन कर दिए, बस कुछ बचा ही नहीं, टिक मिल गया उसको वहीं पे ही। गुड्स इन ट्रांजिट नहीं, ट्रांजिट कम्स टू एन एंड व्हेन द कैरियर रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स, उसने क्लियरली बता दी, ठीक है। ये सब एक्स्ट्रा लिखा है इसलिए उस यहाँ पे टिक नहीं मिला है। बाकी उसका फर्स्ट पॉइंट करेक्ट है तो उसको वहाँ पे टिक मिल गया। सेकंड पॉइंट में था कि बाबूराम अपना जो डैमेजेस है रिकवर कर सकता है कि नहीं, उसने बोला कि रिकवर नहीं कर सकता, आंसर था रिकवर कर सकता है, तो इसके उसको मार्क्स नहीं मिले, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे घुमा घुमा के देखो, घुमा घुमा के उसने बात लिखी है। हालांकि लिखा है कि वो रिकवर कर सकता है, पर पहले लिख दिया नहीं रिकवर कर सकता, फिर कह रहा है रिकवर कर सकता है, तो यहाँ पे लग रहा है कन्फ्यूजन बच्चे को, इसलिए एग्जामिनर ने क्रॉस कर दिया। टू द पॉइंट, करेक्ट ओपिनियन अपना दे दो एक ही बार, घुमाना नहीं है एग्जामिनर को, बेवकूफ़ मत समझो उसको कि मैं एक बार लिख देता हूँ नहीं दे सकता, दूसरी बार लिख देता हूँ कुछ तो मिल ही जाएगा ना, या तो ये होगा या ये होगा, कुछ तो मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपका आंसर कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कभी कभी क्या होता है कि एक क्वेश्चन पे दो प्रोविजन लग रहे हैं एंड विद रीज़न आपके पास दूसरा ऑल्टरनेटिव आंसर भी होता है कि अगर हम ये पॉइंट लेके चलेंगे तो ये आंसर भी हो सकता है, तो आपको कोई बेसिस होना चाहिए अगर इस तरीके के डिफरेंशिएटेड आंसर आप लिख रहे हो तो। बच्चे को यहाँ पे क्लियरली हमें देख के पता लग रहा है कि बच्चे को पता नहीं था, उसने ये भी लिख दिया कि कैन नॉट क्लेम डैमेजेस, उसने ये भी लिख दिया कैन क्लेम डैमेजेस, बिकॉज वो कन्फ्यूज था। अब एग्जामिनर तो चलाक है भैया, एग्जामिनर तो एग्जामिनर है ना, उसे तो दिख रहा है कि यहाँ कन्फ्यूजन है, उसने क्रॉस कर दिया, इस बात के नंबर नहीं दिए। तो क्या करना है, दूसरी टिप हमने क्या समझी है, एग्जामिनर को बेवकूफ़ नहीं समझना है। आप मत अपनी मतलब आपको थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी है, स्मार्ट बनना है, किस लेवल तक बनना है वो मैं अभी बताऊंगी। ओवर स्मार्ट नहीं बनना है कि मैं दोनों आंसर लिख देता हूँ कुछ तो मिल ही जाएगा। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर सर्कमस्टांसेस कि चलो नहीं समझ में आ रहा है तो लिख देता हूँ, दैट इज बट, लेकिन आप डेलिबरेटली आप उसको ऐसा मत समझो कि उसको पता नहीं है, ठीक है, ऐसा मत समझना। अगर आप इससे दोनों आंसर लिख के आए हो सो देर आर चांसेस कि एग्जामिनर उसको कट कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का बी उसने लिखा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अलग से हर एक पॉइंट लिखी है, हेडिंग लिखा है, हेडिंग एक्सप्लेनेशन लिखा है, ठीक है। देखो क्लियरली पेपर अटेम्प्ट करा है और आप देखो हम इतनी आगे आ गए, 19th पेज पे हम, सेम हैंड राइटिंग, सेम अंडरलाइनिंग, सेम फॉर्मेटिंग बच्चे ने पूरी फॉलो करी है। राइट्स ऑफ बेलर, ठीक है, बेलर को यूज़ नहीं करना है गुड्स को वगैरह वगैरह सारी बातें उसने क्लियर लिखी है। ड्यूटीज़ ऑफ पॉनी उसने क्लियर लिखी है, रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स करना है। बेसिकली बच्चे ने टू द पॉइंट कहीं भी ऐसा घुमाया नहीं है, जहाँ घुमाने की कोशिश करी वहाँ उसके नंबर कट गए। जहाँ एक आधी जगह बच्चे ने ट्राई किया है या फिर गलती से लिख दिया है या उसको आंसर नहीं आ रहा था, उसने सोचा कि फेंक के देखूँ, वहाँ पर उसको नंबर नहीं मिले हैं। इससे बड़ा मैं आपको सबूत नहीं दे सकती कि घुमा घुमा के लिखने से नंबर नहीं मिलते हैं, ठीक है। चले क्या, चलिए अब आ जाते हैं मेन उस बात पे जो बच्चे ने यहाँ पे करी है स्मार्टनेस। बच्चे को क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता था, इसलिए बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 1 सबसे लास्ट में किया है एंड बिलीव मी उसको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता था, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1A का 1, provision as per the provision of Indian Contract Act 1872 when a contract is made and promisor does not fulfill the promise then promisee may sue the promisor। क्या ये कोई exactly ऐसा कहीं provision था?
बच्चे ने एक जनरल सी बात लिख दी, क्योंकि उसे आंसर पढ़ के पता लग रहा था कि प्रोमिसी ने अपना नाम काम नहीं किया, प्रोमिसर ने अपना काम नहीं किया है, तो प्रोमिसी केस तो कर सकता है, बट उसे एग्जैक्टली वो प्रोविजन याद नहीं आ रहा था, तो उसने जनरल बात लिख दी और आंसर लिख दिया। ठीक है, तो उसे जनरल बात और आंसर लिखने की वजह से 1A के स्टेप नंबर 1 में आधा नंबर मिल गया। ठीक है, इस आधी जनरल सी बात का, जो कि सच भी है, एग्जैक्टली कोई प्रोविजन नहीं लिखा उसने, बट उसे फिर भी नंबर मिल गए। एंड कंक्लूजन में उसने क्या लिखा, यस मिस्टर एम इज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड बाय एल एज देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन देम टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, जबकि ये प्रोविजन उसमें था ही नहीं। मतलब ये क्वेश्चन जो उसने लिखा है ना, ये प्रोविजन लग ही नहीं रहा था उसमें, स्टिल उसे कंक्लूजन के कहीं ना कहीं पे मार्क्स दे दिए, एक जनरल सी बात के मार्क्स दे दिए। ठीक है, समझ गए। तो जहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, बट आप छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि पूरा को पूरा मार्क्स चला जाता, तो बच्चे को 3-4 में से 1 तो मिल गया कम से कम, छोड़ के आते तो 0 मिलता, राइट। और ये क्वेश्चन नंबर 1 अगर वो पूरा छोड़ देता तो 8.5 नंबर कैसे मिलते, जो उसे मिल गए। तो बच्चे ने यहाँ स्मार्टली प्ले किया है। जनरली क्या होता है कि ना, क्वेश्चन में कंक्लूजन हमें पता लग जाता है, हमें प्रोविजन पता नहीं लग पाता, और कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है प्रोविजन पता लग जाता है, कंक्लूजन पता नहीं लग पाता कि फाइनली आंसर इसका क्या निकलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में काफ़ी ट्विस्ट एंड जो टर्न्स हमें दिए होते हैं। हमें ये तो पता है कि ऑप्शन सेल का प्रोविजन लग रहा है, पर आंसर क्या होगा हमें वो पता नहीं लग पा रहा। कोई बात नहीं ना, प्रोविजन लिखा हो नंबर मिल जाएंगे, घबराओ मत। ठीक है, और इनफैक्ट कंक्लूजन में भी जो आपको लग रहा है लिखा हो, क्या पता सही हो जाए। आपको ये भी तो नहीं पता ना, जो आप सोच रहे हो तो गलत ही है। ठीक है, जो लग रहा है लिखा हो ना, क्या दिक्कत है, सामने वाला रॉन्ग कर देगा, बट अनअटेम्प्टेड मत छोड़ के आओ। ठीक है, यही इस बच्चे ने फॉलो किया, एंड इसलिए उसको बोनस 8.5 मार्क्स मिल गए। और यही स्मार्ट प्ले बच्चे ने किया है, जो मैं आपको दिखाना चाहती थी स्पेशली। 183 में उसने क्या लिखा है, एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्टर इन केस ऑफ नेसेसरी सप्लाई करते हैं वगैरह, जो कि ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है। ठीक है, पर उसका कंक्लूजन यहाँ पे करेक्ट हो गया कि हाँ, वो इमरजेंसी के केस में ट्रीटमेंट के पैसे रिकवर कर सकता है, और इसके 1 नंबर उसको मिल गए। तो प्रोविजन गलत था, चैरिटी का प्रोविजन लग रहा था, वो तो लिखा नहीं बच्चे ने, कंक्लूजन करेक्ट है तो उसके नंबर मिल जाते हैं। यही होता है। तो इसलिए आपको अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, आपको पेपर में 5 क्वेश्चन करने हैं तो करने हैं। जो बहुत अच्छे से आते हैं, जिनमें आप मैक्सिमम टाइम दे सकते हो, वो शुरू में करो। जो टाइम बच जाए उसको इस तरीके से प्लान करोगे कि मुझे जो क्वेश्चन नहीं भी आता है ना, मैं उसमें कुछ ना कुछ तो लिख के आऊँ। ठीक है, जो आपको देखो, इतना लॉ पढ़ने के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल ब्लैंकली आता ही नहीं है, कुछ ना कुछ देख के पता लग जाता है, बिकॉज लॉ इज़ वेरी जनरल। आपको ना देख के पता लग जाता है कि हाँ, कुछ तो इसमें गलत है, किसकी साइड आपको लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, वो नहीं पता लग पाता ना। कोई बात नहीं, कंक्लूजन लिख के आओ। ठीक है, चलिए। ऐसे ही 1B1 में भी उसने यही किया है। ठीक है, ओनली OPC वेदर रेजिडेंट और नॉट रेजिडेंट के बारे में बता दिया। ठीक है, तो उसको यस कैन बी ए नॉमिनी और कैन बी, मतलब यहाँ पे आप देखो, उसे एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 में ना टाइम की शॉर्टेज रही है, आपको देख के लग रहा है। जहाँ एक बच्चा सारी एक्सप्लेनेशन इतनी प्रॉपरली लिख रहा था, क्वेश्चन नंबर 1 में आते आते उसने शॉर्ट में लिख दिया, पर शॉर्ट में भी उसने सारी बातें लिख दी। अनदर स्मार्ट प्ले, अगर आपको एंड में आते आते टाइम कम पड़ रहा है, राइट ऑल द पॉइंट्स इन शॉर्ट, लंबी छोटी सेंटेंसेस मत लिखो, शॉर्ट में लिख दो। ठीक है, द नॉमिनी कैन बी चेंज बाय गिविंग नोटिस टू रजिस्ट्रार, यस ही कैन बिकम अ नॉमिनी सिंस ही इज इंडियन सिटीजन। ज़्यादा फालतू की एक्सप्लेनेशन दी ही नहीं है, टू द पॉइंट बात लिखो, चलो, क्योंकि आगे भी काम करना है। ठीक है, 1B2 में एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, डोरमेंट कंपनी का मतलब बता दिया, जिसके पास फ्यूचर प्रोजेक्ट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का मीनिंग उसने नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ पर उसका कंक्लूजन रॉन्ग हो गया तो उसके नंबर कट हो गए, पर प्रोविजन करेक्ट हो गया, उसके नंबर मिल गए, क्योंकि देख के तो पता लग ही रहा था सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन मतलब डोरमेंट कंपनी का प्रोविजन है, तो लिख दो ना। आंसर आपको पता लग रहा है कि नहीं पता लग रहा है, वो अलग बात है कि डोरमेंट कंपनी है या नहीं है, प्रोविजन तो पता है, लिख दो, उसके तो नंबर पूरे मिल जाएंगे आपको। मिल गए बच्चे को नंबर, 1.5 नंबर मिल गया, बताओ कम में। समझ में आया। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है, स्टिल यू हैव टू अटेम्प्ट दैट, एंड में अटेम्प्ट करना, शुरू में मत करना। ठीक है, चलिए। एंड तक आते आते भी बच्चे की हैंडराइटिंग सेम है पहले जैसी ही। ठीक है, चलिए। एक्सपल्शन की उसने, देखो टाइम कम था तो उसने एक्सपल्शन लिखी है सारी, पर शॉर्ट में लिख दी, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी। ठीक है, और शॉर्ट में लिखा जा सकता था, बट बच्चे ने फिर भी, चलो उसके पास टाइम होगा तो उसने थोड़ा सा और लेंथी लिख दिया, और शॉर्ट में भी लिख सकते हो। एक्सपल्शन इज डन इन इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। ठीक है,
और गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग, सारी बातें उसने लिख दी शॉर्ट में। तो एक और चीज़ हमने क्या सीखी, अगर टाइम कम पड़ रहा है तो कंटेंट पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, शॉर्ट में लिख दो, लिखो सारी बातें शॉर्ट में, समराइज में, ठीक है। चलिए तो आई थिंक इस पेपर से आपने बहुत कुछ सीखा है। 1C2 से आता नहीं था बट कोई बात नहीं, तो उसका क्रॉस हो गया। नहीं आता था, कोशिश की उसने, स्टिल नहीं आता था, रॉन्ग हो गया, कोशिश की उसने, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने की टेक अवेज क्या हैं। पेपर प्रेजेंटेशन नीट होना चाहिए, बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं। हमारा जो भी हम प्रैक्टिस सेशन में हम आपको बताते हैं तो उस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, प्रॉपर फॉर्मेट लेके चलना है, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन का लिंक मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हो। प्रॉपर फॉर्मेट में आपको आंसर्स लिखना होता है, ठीक है। बीच बीच में स्पेसेस छोड़नी होती हैं। आंसर का नंबर पूरा लिखना होता है इन द सेंटर। आंसर नहीं भी आता है, स्टिल ट्राई टू अटेम्प्ट इट। टाइम है तो छोड़ के मत आओ, ठीक है। टाइम कम था, दैट वाज डिफरेंट थिंग, पर टाइम है तो आंसर पूरा आपको अटेम्प्ट करना है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। टाइम कम पड़ता है लास्ट में तो शॉर्ट में आंसर लिख दोगे पर आंसर ज़रूर लिखोगे, ठीक है। समझ में आई आपको एक बात। चलिए दूसरी चीज़, बच्चे ने एक और स्मार्ट प्ले क्या किया है, देखो आपको मैं दिखाती हूँ। डोरमेंट कंपनी का केस है, बच्चे ने यहाँ पे प्रोविजन लिखा, कंक्लूजन लिख दिया, डायरेक्टली फैक्ट ऑफ द केस नहीं लिखा, टाइम कम था। यही हम आपको बताते हैं, अगर बहुत ज़्यादा टाइम की शॉर्टेज हो रही है, एंड में पॉइंट लिखना जरूरी है, अपना प्रोविजन कंक्लूजन जरूरी है। एंड के क्वेश्चन में आके इनकेस टाइम कम बचता है, फैक्ट ऑफ द केस लीव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बच्चे ने वही किया, बाकी सभी क्वेश्चंस में लिखा, पर क्वेश्चन नंबर 1 में उसके पास टाइम कम था तो उसने वहाँ पे नहीं लिखा। समझ लो, अगर सारी बातें फॉलो करोगे तो ये आपके सामने जीता जागता एकदम एग्जाम्पल है कि आपके मार्क्स कहीं नहीं गए, लेकिन आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। और ऐसा नहीं है कि बस आपने सुन ली, जाके मेरी प्रैक्टिस सेशन भी आपने सुन लिए और काम हो जाएगा, एग्जाम में आप ऐसा कर पाओगे, नहीं। आपको आज से ही अपनी हैबिट में ये चीज़ डालनी पड़ेगी। जब भी आप टेस्ट दोगे, जब भी आप पेपर सॉल्व करोगे, इसी तरीके से टेस्ट दो, इसी तरीके से पेपर सॉल्व करो, इसी प्रेजेंटेशन के साथ। बीच में स्पेस छोड़ना है, मार्जिन में कुछ नहीं लिखना है, वगैरह वगैरह सारी चीज़। टू द पॉइंट, क्रिस्प लिखना है, फॉर्मेट में आंसर लिखना है, और तभी आपकी आदत में आएगा। एग्जाम में जाके कुछ मिरेकल नहीं होने वाला है कि सीधा एग्जाम में आप जाओगे, लिखोगे और एकदम बढ़िया पेपर प्रेजेंट कर दोगे, नो। कम से कम आपको यहाँ पे 10 बार ऐसे करना पड़ेगा टेस्ट सॉल्व, इस तरीके से, जब आपके दिमाग में वो चीज़ सेट होगी कि मुझे ऐसा पेपर अटेम्प्ट करना है, वरना भूल जाओगे आप कि क्या क्या बातें मैम ने बताई थी, या क्या क्या टिप्स हमें फॉलो करने हैं, किस तरीके से लिखना है। वो आपके हाथों को भी तो याद होना चाहिए कि कैसे पेपर लिखना है। एक फुल स्टॉप के बाद अगली जब लाइन स्टार्ट करनी है तो बीच में एक लाइन लीव करनी है, कैसे आपके माइंड को ट्रेनिंग मिलेगी, कैसे हाथों को याद रहेगा। जब आप अपनी राइटिंग प्रैक्टिस में जब क्वेश्चंस लिख रहे हो तब भी ऐसे ही लिखोगे, राइट। समझ गए। और आपको ये बात हमें बार बार याद दिलानी पड़ेगी, शुरू शुरू में हो सकता है आप भूल जाओ, तो ये बात याद दिलानी पड़ेगी। और इसीलिए ही वो प्रैक्टिस सेशन करे गए हैं कि जब मैं आपको बार बार डेली बेसिस पे वो चीज़ें बोलूँगी और खुद आंसर्स में वो लिख के दिखाऊंगी तो फिर आपको तो याद रहेगी ना, फिर आप कैसे भूलोगे, राइट। तो ये सारी बातें थी जो आपको पेपर में फॉलो करनी चाहिए। टू द पॉइंट बात लिखना है, घुमाना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया जहाँ घुमाया वहीं पे बच्चा फंस गया, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। टू द पॉइंट बातें लिखनी है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, और इस तरीके से अगर आपने पेपर प्रेजेंटेशन कर ली तो आपने जितने मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करा है उसमें से मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ऑब्वियसली जो कंटेंट करेक्ट लिखा होगा उसी के मिलेंगे, है ना। तो करेक्ट कंटेंट के मार्क्स लेना भी एक आर्ट है, ये आप समझ गए होंगे। बच्चे ने करेक्ट चीज़ भी लिखी थी पर घुमा के लिख दी तो नंबर कट गए, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। करेक्ट चीज़ विद करेक्ट प्रेजेंटेशन, करेक्ट फॉर्मेट लिखो एंड लॉ में पक्का पास हो जाओगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगी होगी, बहुत सारी चीज़ें आपने इस पेपर से सीखी होंगी एंड इसको आप अपने प्रैक्टिस में रखोगे तभी एग्जाम में फॉलो कर पाओगे। मैं ये नहीं कह रही सीधा एग्जाम में फॉलो करना, प्रैक्टिस में रखोगे आप इसको और अपने एग्जाम में भी इसको फॉलो करोगे एंड अच्छे मार्क्स से, बहुत अच्छे मार्क्स से अपना लॉ का पेपर क्लियर करोगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करेंगे बेटा, शेयर करेंगे एंड कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए वीडियो को एंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आप देख रहे हो बच्चे ने पूरा पेपर एक तरीके से प्रेजेंट किया है कि स्टार्टिंग से एंड तक कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी। इसका मतलब पता है क्या है, बच्चे के रिविजन्स बहुत स्ट्रांग थे, बच्चे के कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग थे, बच्चे ने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे, उसे पता था मैं टाइमली पेपर पूरा कर लूँगा। देखो टाइम तो शॉर्ट पड़ता है, स्टिल उसने पूरा पेपर अटेम्प्ट करा ना, ठीक है।
तो अब ये कब हो सकता है? जब आपकी रिवीजन एकदम तगड़ी होगी। रिवीजन कैसे तगड़ी होगी? आपके पास शॉर्ट नोट्स तैयार होंगे, हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो परफेक्ट रिवीजन बुक मिल रही है, ई बुक मिल रही है सिर्फ और सिर्फ 27 रुपीज़ में। वो आप ले सकते हो, आपको सॉफ्ट कॉपी का एक्सेस मिल जाएगा और उसे आराम से आप रिवीजन करो, ठीक है। तो अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपने हाथों के नोट्स की तो बात नहीं है, नहीं है तो अभी टाइम भी नहीं है आपके पास, तो आप परफेक्ट रिवीजन बुक ले सकते हो, सिर्फ 27 रुपीज़ में मिल जाएगी वो आपको ई बुक। उससे अपनी रिवीजन करना, जितनी बार रिवीजन करोगे उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, उतनी स्पीड बनेगी और टाइमली पेपर पूरा हो पाएगा। तो पेपर अच्छा प्रेजेंट करना सिर्फ पढ़ना और याद करने से नहीं होता, राइटिंग प्रैक्टिस एंड रेगुलर रिविजन दोनों चीज़ करो, ठीक है। चलिए, तो आज का वीडियो फिर हम यहीं एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत यूज़फुल लगा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपने इस वीडियो से सीखी होंगी, इस पेपर से सीखी होंगी, क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, एंड आप इसको अपनी राइटिंग प्रैक्टिस में भी और अपने पेपर में भी ज़रूर इनकलकेट करोगे, इनकॉर्पोरेट करोगे, ताकि आप लॉ का पेपर अच्छे से लिख पाओ और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम।